हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीएसएसपी में पूछे जाने वाले आधुनिक काल के युग भारतेंदु और द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। क्यों अब की बार मैं प्रश्न लेकर आई हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम की जो उम्मीद जो है जल्दी होने की है, और जो है परीक्षा को उसी तरीके से तैयार करेंगे, हम अपनी तैयारी उसी तरीके से करेंगे जितना हमारे पास टाइम रह गया है। ठीक है। तो ये भी नहीं कि जल्दी में कुछ छोड़ देंगे, पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। 30 प्रश्न हैं वैसे यहाँ पर, लेकिन 30 प्रश्नों में हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पर ढूंढ लेंगे, यानी कि हमारी तैयारी हो जाएगी लगभग 60 से 70 प्रश्नों की। कहने के लिए 30 प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको दोस्तों पता होगा कि हमारा हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण 4 कालों में बटा हुआ है ना। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का ही प्रथम युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जो है ऐसे कवि हैं जिन्होंने जो है काव्य का रुख जो है बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। उन्होंने क्या किया, पहले की रीति रिवाजों, प्रवृत्तियों, काव्य की प्रवृत्तियों को छोड़कर ना तो उन्होंने श्रृंगार काल को अपना साधन लिया, ना उन्होंने भक्ति को अपना साधन लिया। उन्होंने काव्य का रुख नई दिशा में मोड़ दिया, और वो दिशा क्या है? स्वदेश प्रेम। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? तो भारतेंदु युग में काव्यधारा किस ओर को मुड़ी? तो वो मुड़ी स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, 70 के आसपास इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक, इसमें जो है उन्होंने एक नाटक लिखा, भारत दुर्दशा। उसकी कुछ पंक्तियां भी हैं, जैसे हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाए, कि भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई है, दशा इतनी बेकार हो गई है कि वह देखी ही नहीं जाती। ठीक है। इस युग को हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है काव्य में एक नई तरह की चेतना आई। ठीक है। और रामविलास शर्मा ने इस काल को नवजागरण काल भी कहा है। इसकी समय सीमा क्या है भारतेंदु युग की? अगर जो है बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 1863 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी को क्या कहा है? भारतेंदु युग या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। किसकी दी है? प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। ठीक है। तो ये हमारा क्या माना जाता है? भारतेंदु युग माना जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? यानी कि भारतेंदु ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनका संग्रह, उन रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह जो है वो जाना जाता है भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। ठीक है। क्योंकि भारतेंदु की बहुत सारी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को हम क्या कह देते हैं? भारतेंदु ग्रंथावली। अगला जो है हमारा, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? यानी कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? काल जैसे अभी बताया, काल मतलब हमारा जो है ये भारतेंदु युग था। भारतेंदु ने इस काल में नई प्रवृत्ति को जन्म दिया काव्य की। तो ये काल किस नाम से जाना जाता है? तो जागरण होना, यानी कि जो है पुरानी प्रवृत्तियों को छोड़कर जो है नई प्रवृत्तियों को अपनाना, लोगों में चेतना आना समय परिस्थिति के अनुसार। तो इस काल को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग। या फिर ये कहें भारतेंदु युग को और क्या कहा जाता है कि भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल के नाम से जाना। तो दो तरीके से प्रश्न आ सकता है, भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो पुनर्जागरण काल। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि लोग जो है क्या कर रहे थे इस समय, जो है पुरानी प्रवृत्तियां छोड़कर नई प्रवृत्तियों को अपना रहे थे। अगला है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? समस्या पूर्ति क्या है? समस्या पूर्ति एक काव्य की परंपरा है, काव्य की पद्धति है। ठीक है। कवि जो होते हैं वो क्या कहते हैं? कवि की प्रतिभा, रचना और कौशल को परखने के लिए क्या किया जाता है? कविताओं
के लिए गोष्ठियों, जैसे कवि सम्मेलन होता है ना, ऐसे कविताओं की गोष्ठियों का जो है क्या किया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है। उनको जो है कठिन कठिन सामाजिक विषयों पर जो है कविता लिखने को कहा जाती है, कविता दी जाती है और कहा जाता है इसकी समस्या पूर्ति करो। तो भारत तेंदु द्वारा क्या हुआ था कि काशी में, काशी नामक स्थान पर जो है कविता वर्धनी सभा स्थापित की गई थी। ठीक है, क्या स्थापित की गई थी? कविता वर्धनी सभा। ठीक है, कविता वर्धनी सभा जो है, जिसका काम क्या था, इसे इसमें कवि समाज का एक ये काम था जहां नियमित रूप से कवियों की गोष्ठियां कराई जाती थी और समस्या पूर्ति करवाई जाती थी। ठीक है, समस्या पूर्ति मतलब काव्य दे दिया गया और जो है अब इसकी समस्या जो है काव्य के रूप में ही करिए। तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो वह है भारतेंदु युग की। ठीक है, कविता वर्धनी सभा का उद्देश्य भी एक ही था। अगला प्रश्न आता है, कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है? ठीक है, भारतेंदु मंडल जो है, कवि जो भारतेंदु थे उन्होंने अपने कवियों का एक मंडल बनाया। ठीक है, जिसमें जो है प्रमुख रूप से कौन कौन है अगर बात करें तो पहला नाम तो भारतेंदु का ही है कि वही जो है इसके सरगना थे। इसके बाद है बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, ये भी भारतेंदु युग के से संबंध रखते हैं। इसके बाद जो है इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, और इसके बाद आता है ठाकुर जगमोहन सिंह। ये भी किसके हैं? भारत तेंदु मंडल के कवि हैं। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह। अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, जिनकी रचना है बिहारी बिहार, है ना, अंबिका दत्त व्यास। इसके बाद जो है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास, ये जो इनके हैं इस मंडल के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने जो है विभिन्न अखबार भी निकाले, सभी ने पत्र पत्रिकाएं भी निकाली। तो कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 या 7 कवियों का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा भारत तेंदु मंडल का नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। बद्री नारायण चौधरी, ये किनका नाम है? प्रेमघन। प्रेमघन इनका क्या है? उपनाम है। तो ये इस नाम से आप इनको जान सकते हैं सिर्फ। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, वो भी कहाँ के कवि हैं हमारे अगर बोला जाए तो? बालकृष्ण भट्ट जो हैं यहाँ पर हमारे इसी काव्य के। तो कुल 7 कवि आप इनको लिख लीजिए। ठीक है, किसमें? जो हमारे भारतेंदु। अब जो श्रीधर पाठक हैं वो किसके कवि हैं? वो हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा क्या बनता है? श्रीधर पाठक। ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। और भारतेंदु मंडल के कवियों में किनका नाम आता है? अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह। ये 7 नाम हमें याद होने चाहिए, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब जो प्रश्न है कि भारतेंदु युग में जो भारतेंदु हैं उनकी खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है जो है परीक्षाओं में। तो भारतेंदु युग में जो कविताएं खड़ी बोली में भारतेंदु ने लिखी उनको कहा जाता है फूलों का गुच्छा। किस नाम से जाना जाता है? फूलों का गुच्छा नाम से। ये आपको याद कर लेना है। भारतेंदु युग का खड़ी बोली में किसने कहा? फूलों का गुच्छा। ठीक है, फूलों का गुच्छा जो है इनकी खड़ी बोली की रचना है। अगला प्रश्न आता है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो दोस्तों बकरी विलाप जो है ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। मैं प्रश्न ही वही लाई हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बकरी विलाप जो है वो भारतेंदु की ही रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? भारतेंदु की रचना है। अच्छा, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन, देखो खड़ी बोली को लाए, भारतेंदु ने खड़ी बोली में रचनाएं करनी शुरू की, लेकिन इसके लिए आंदोलन की शुरुआत किसने की? कि खड़ी बोली जो है हमारी एक मुख्य भाषा होनी चाहिए, तो वो किसने की है? अयोध्या प्रसाद खत्री ने की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसने किया? अयोध्या प्रसाद खत्री। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं है, अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। ठीक है, खा से खड़ी बोली, खा से खत्री, आप याद कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। ठीक है, श्रीधर पाठक कौन से युग के कवि हैं? अभी मैंने बताया द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं। अब जो है इनकी जो है कई रचनाएं हैं जिनमें जो है कह सकते हैं जगत सच्चाई सार, ये सच्चाई है, जगत सच्चाई सार, इसको कर ले, जगत सच्चाई सार। ठीक है, कश्मीर सुषमा भारत की। लेकिन गंगा अवतरण जो रचना है वो इनकी नहीं है। गंगा अवतरण रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है, आप इसको कैसे याद करें कि रत्नाकर की रचना है? रत्नाकर किसका नाम है? समुद्र का। किसका एक पर्यायवाची होता है? समुद्र का। तो रत्नाकर, गंगा आकर कहाँ गिरेगी? रत्नाकर में, यानी कि समुद्र में गिरेगी। कहाँ आकर गिरेगी? रत्नाकर में। ठीक है, तो ये क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। कौन सी? हमारी गंगा अवतरण। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दो कथन हमें दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है कैसे पता लगाएंगे? जब हमें विशेषताएं पता होंगी। तो यहाँ पर पूछा है इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो दोस्तों बताऊं कि दोनों ही विकल्प जो है सही है, दोनों एकदम सही है। द्विवेदी युग के संबंध में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। जैसे समस्या पूर्ति किसकी विशेषता है? भारत हिंदू युग की। ठीक है, ऐसे ही द्विवेदी युग की विशेषता क्या है? इतिवृत्तात्मकता, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा जो है ध्यान से देखना। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी इस युग में जो है बहुत अच्छे से जो है मुखर कर आई। तो ये दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही बनते हैं। ठीक है, अब द्विवेदी युग की और विशेषताओं की बात करें तो देशभक्ति भी इस कविता में आई, इस युग में आई। ठीक है, अंधविश्वासों का विरोध हुआ द्विवेदी युग में, अंधविश्वासों को छोड़ा गया। ठीक है, अब जो है कैसी कविताएं लिखी गई? वर्णन प्रधान, जिनका जो है वर्णन किया गया, वर्णन की महत्व हो, मानव प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, मनुष्य का प्रेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रकृति चित्रण भी किया गया, प्रकृति का जो है रूप जो है काव्य में निखर कर आया। और खड़ी बोली को परिनिष्ठित रूप कह सकते हैं। परिनिष्ठित रूप किस युग में मिला? द्विवेदी युग में मिला। और किसने दिया? इसके लिए खड़ी बोली को परिमार्जित करने का या शुद्ध रूप देने का श्रेय किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये युग नहीं है, ये किसके नाम पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग को माना जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। जैसे हमने भारतेंदु युग के कवि किए हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, और जो है ये अपने अपने गुरु किसे मानते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु भी मानते हैं। तो ये प्रिय प्रवास जो है इन्हीं की रचना है खड़ी बोली में। ठीक है, इन्हीं की रचना है खड़ी बोली में। और कैसा है? इसको क्या बोलते हैं हम? महाकाव्य बोलते हैं। काव्य विधा में इसको हम क्या बोलेंगे? महाकाव्य है। ठीक है, अब जो है इसका जो है क्या है, इसकी अगर रचना, इसमें जो है 17 सर्ग हैं। और कब हुई इसकी जो है रचना? 1914 में इसकी रचना की गई। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगला है प्रश्न हमारा, कृषक क्रंदन किसकी कृति है? ठीक है, कृषक क्रंदन किसकी काव्य कृति है? तो कृषक क्रंदन जो है किसकी कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृति है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है क्या करते थे? त्रिशूल नाम से भी रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, और जो है श्रृंगार की रचनाएं स्नेही नाम से लिखा करते थे। और जो है रोष वाली कविताएं जो है त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। तो ये जो है कृषक क्रंदन, ये जो है इन्हीं की कृति है। इनकी और कृतियां जैसे त्रिशूल ही भी इनकी कृति है, त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे और कृति भी इनकी त्रिशूल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? ठीक है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? तो श्रीधर पाठक ने जो है एक रचना थी अंग्रेजी की, डेजर्टेड विलेज। ठीक है, इसी का जो है हिंदी ब्रज भाषा में अनुवाद किया, किस नाम से किया? उजड़ ग्राम। ऐसे ही इन्होंने जो है और भी रचनाएं हैं जिनका अनुवाद जो है ब्रज में किया।
ठीक है, जैसे एकांतवास योगी है, इनकी रचना एकांतवासी योगी। ठीक है, एकांतवासी योगी। ये किस कौन सी है, जो है हर्मिट नामक रचना है गोल्ड स्मिथ की, उसका जो है ब्रज भाषा में अनुवाद है। ऐसी एक रचना इनकी और है, श्रांत पथिक। श्रांत पथिक ये भी अनुवादित रचना है, जिसका जो है इंग्लिश नेम क्या है, ट्रेवलर। पथिक से तो समझ जाना चाहिए ट्रेवलर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या है, उजड़ ग्राम। तो श्रीधर पाठक ने 3 रचनाओं का अनुवाद ब्रजभाषा में किया, और तीनों ही किसकी हैं, गोल्ड स्मिथ की रचनाएं हैं। ठीक है, गोल्ड स्मिथ की रचनाएं हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, किसकी रचना है, गोल्ड स्मिथ नामक कवि हैं, उनकी रचना है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। श्याम नारायण पांडे कौन है, ये भी जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने जो है श्याम नारायण पांडे ने जो है हल्दी घाटी के साथ साथ एक और इनकी प्रमुख रचना है जोहर। ठीक है, किसकी रचना है, जोहर किसकी है, श्याम नारायण पांडे की ही है। इसकी रचना इन्होंने कब की, इन्होंने इसकी रचना की 1945 में। तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ही कवि हैं। ठीक है, और इनको जो है क्या क्या कह सकते हैं कि जो है, जैसे इस प्रश्न को याद करो, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, और श्याम कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो दोनों जगह ही रंगों की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन है। भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन है। तो भारत भारती जो है एक प्रमुख रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, और किसने रची है, ये रची है मैथिली शरण गुप्त ने, जिन्हें हम राष्ट्र कवि की उपाधि भी देते हैं। ठीक है, इन्हें हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। और इस रचना को रचने का जो इन्हें आइडिया कहाँ से मिला, तो जो है ये रचना जो है उन्होंने क्या कहते हैं कि मुदस्से अली करके एक मूल रचना थी। ठीक है, तो इससे इन्होंने जो है प्रेरणा ली इस रचना को रचने की। ठीक, और इसके बाद जो है राष्ट्रकवि हम इन्हें बोलते हैं, और इसकी रचना जो है, राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो राष्ट्रकवि की उपाधि इन्हें गांधी जी ने दी है, ये हमें याद रखना है। अगला है, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है। अभी हमने पढ़ा कि प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस काव्य का जो है मुख्य विषय क्या है, यहाँ पर जो है राधा कृष्ण का या कृष्ण का जो है मथुरा गमन। इसका जो है मुख्य विषय क्या है, कृष्ण का मथुरा गमन। कब रचित हुई, ये भी बताया था मैंने आपको, 1914 में इसकी रचना हुई, और इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। तो बचपन से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक का पूरा वर्णन जो है इस रचना में मिलता है। इस रचना के लिए इन्हें जो है मंगला प्रसाद साहित्य का पुरस्कार है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पारितोषिक जो है इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, परिजात महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो परिजात महाकाव्य की रचना भी किसने की है, हरिओध ने ही की है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने ही की है, किसकी, परिजात की। दिवस का अवसान समीप था, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, किस रचना में है, दिवस का अवसान समीप था। तो इसे आपको कैसे याद करना है कि दिवस का अवसान समीप था, ये किसकी है, प्रिय प्रवास से लिया गया है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, उपाध्याय कौन होते हैं, पंडितों को शायद कुछ बोला जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उपाध्याय जी नजदीक आ रहे थे। ठीक है, उपाध्याय जी नजदीक आ रहे थे या समीप आ रहे थे। कुणाल गीत किसकी रचना है, कुणाल गीत जो है किसकी रचना है, हाँ, ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, कब इसकी रचना हुई, क्या है ये, वैसे कहा जाए तो एक खंड काव्य है। ठीक है, जैसे जो है भारत भारती जो है महाकाव्य है, ऐसे ही ये क्या है, एक खंड काव्य है।
ठीक है। और जो है ये जैसे अगर मैं बोलूं कि भारतेंदु युग के और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो भारतेंदु युग की और जैसे जयद्रथ वध, भारत भारती है ना, रंग में भंग, द्वापर, किसान, नहुष, बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? ठीक है, सारा ही काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। तो सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने जो है अपना सारा काव्य किसमें लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। ठीक है। अभी हमने इनकी एक कृति के बारे में भी पढ़ा था, कौन सी? गंगा अवतरण के बारे में पढ़ा था ना, कि गंगा अवतरण किसकी रचना है? मैंने बोला गंगा कहाँ जाती है? रत्नाकर में जाती। ऐसे ही इनकी एक रचना का नाम गंगा लहरी भी है। ठीक है। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना जो कई बार पूछी गई है, हिंडोला। हिंडोला किसकी रचना है? हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण रचना है उद्धव शतक। ठीक है। वैसे तो बहुत सारी रचना है, इनमें जो है ये महत्वपूर्ण है, गंगा लहरी, हिंडोला, उद्धव शतक। किसकी रचनाएं हैं? हमारी जगन्नाथ दास रत्नाकर। यहाँ गंगा अवतरण भी लिख देते हैं, क्योंकि गंगा अवतरण अभी हमने पढ़ा है किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अगला प्रश्न आता है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साकेत की रचना जो है किसने की है? तो साकेत की रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है। जैसे उनका महाकाव्य अभी हमने पढ़ा था भारत भारती, ऐसे ही साकेत की रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। अब साकेत का जो कह सकते हैं असल में नाम क्या है? अयोध्या। ठीक है। साकेत शब्द का अर्थ क्या है? अयोध्या है। अब इसकी रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने की है। हमने देखा राम काव्य जहां पर भी दृष्टिगत होता है वहां पर सीता और राम और लक्ष्मण का ही वर्णन होता है, लेकिन कभी किसी कवि ने जो है किस और ध्यान नहीं दिया? उर्मिला, जो लक्ष्मण की जो पत्नी रह गई, उसकी तरफ जो है कभी ध्यान नहीं दिया। तो साकेत जो है उसी को महत्व देने के लिए लिखा गया है, जिसमें लक्ष्मण के जाने के बाद उर्मिला की वेदना का वर्णन है। अगला जो है हमारा प्रश्न है कि प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक के रचनाकार हैं हमारे वियोगी हरि जी। ठीक है। कौन है? वियोगी हरि जी। ये भी क्या है? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका असली नाम क्या है? हरिप्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? हरिप्रसाद द्विवेदी। ठीक है। हरिप्रसाद द्विवेदी इनका असली नाम है, और इनको हम बुलाते किस नाम से हैं? वियोगी हरि के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। अब जो है इनकी जो है ये रचना बहुत ही प्रसिद्ध है वियोगी हरि जी की, तो ये हमें अच्छे से याद कर लेनी है। अगला प्रश्न है नूरजहां। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? गुरुभक्त सिंह है। कौन से काल के कवि हैं ये भी हमारे द्विवेदी युग के ही कवि हैं। ठीक है। अब बाकी जो कवि हैं जैसे कुतुबन की, तो मैंने आपको जो है जब आपको भक्ति काल पढ़ाया था तो सूफी काव्य में बताया था ये किसकी रचना है? मृगावती। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है। ये हमें याद रखना है। सिया राम शरण गुप्त की भी कई रचनाएं जो हैं, जैसे बापू नामक काव्य जो है ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, तो इनकी रचना बापू बहुत प्रसिद्ध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना अभी हमने पढ़ी है, प्रिय प्रवास है ना। जो है चौखे चौपते, चुपते चौपते जो है इनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं। अब गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया ब्रज भाषा में? तो ये भी हमने पढ़ा कि किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। 3 रचनाओं का किया, एक तो हरमिट का, एक गोल्ड स्मिथ का, एक डेजर्टेड विलेज का। कि कौन सी भाषा में किया? ब्रज भाषा में किया। अगला जो है हमारा त्रिशूल उपनाम किसका है? यही मैंने अभी बताया था कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो है उपनाम क्या है? त्रिशूल है। ठीक है। ये त्रिशूल नाम से कैसी रचनाएं करते थे? त्रिशूल नाम से राष्ट्रीय भावनाओं की, रोष वाली जो है रचनाएं किया करते थे, और स्नेही नाम से श्रृंगार इत्यादि की रचनाएं किया करते थे। अभी हमने इनकी एक रचना पढ़ी थी, कृषक क्रंदन पढ़ी थी, है ना। ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कवि रत्न जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। सत्यनारायण कवि रत्न। अब जो है ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? ये हमने अभी पढ़ा था कि उद्धव शतक जो है
जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक, इसके बाद है जक्की उपनाम से कौन रचनाएं किया करते थे, तो जक्की उपनाम से जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर ही जो है रचनाएं किया करते थे। ठीक है, इनके तो नाम में भी जा आ रहा है तो हमें याद हो जाना चाहिए कौन किया करते थे, जक्की नाम से जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो परिमार्जित रूप में मैंने आरंभ में ही बताया, ये प्रयास किसने किया खड़ी बोली को परिमार्जित रूप देने का, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है, तो अभी बताया एकांतवासी योगी के रचयिता, ये अनुवाद किया गया है, किसका किया गया, हर्मिट का, है ना, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का, और कौन सी भाषा में किया है, ब्रज भाषा में किया गया है। किसने किया है, श्रीधर पाठक ने किया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो आज हमने 30 प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्न किए, इनको जो है रिवर्स ऑर्डर में भी पूछा जाता है कि श्रीधर ने या गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किस द्विवेदी युगीन कवि ने किया, तो जो किसने किया, श्रीधर पाठक ने किया। किस नाम से किया, एकांतवासी योगी के नाम से किया। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो क्लास तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में फिर और प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। एंड जो है आपके कमेंट्स जो हैं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। थैंक यू।